स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके लिए एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है कि चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। कहानी भीमपुर नाम के एक गांव में रहते हुए पंडित जी की है। वह पंडित जी बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पंडित थे। उनके समान शास्त्रों का ज्ञाता पूरे इलाके में कोई नहीं था। पंडित जी स्वभाव से बड़े ही सरल और सज्जन व्यक्ति थे। अपनी पंडिताई पर उन्हें तनिक भी अहंकार नहीं था। सबसे वह बहुत ही विनम्र भाव से मिलते थे। पंडित जी के मन में कपट बिल्कुल भी नहीं था। जो भी यजमान पूजा पाठ करवाते, उनसे कभी भी पंडित जी ने दक्षिणा की मांग नहीं की थी। यजमान अपनी खुशी से जो भी दे देते, पंडित जी बिना कुछ कहे उसे स्वीकार कर लेते। उनकी इस भाल मानसा का लोग फायदा भी उठाते थे, जिसका नतीजा यह था कि पंडित जी का जीवन बड़े ही अभाव में कट रहा था। कई बार तो घर में खाने को दाना भी नहीं मिलता। उनकी पत्नी अक्सर उनसे कहा करती थी कि आप कैसे पंडित हैं, मेरी मानो तो आप भी कभी कभी यजमान से कुछ इधर उधर की बात कर ज़्यादा दक्षिणा कमा लिया करो, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। परंतु पंडित जी कहते, भाग्यवान, मेरे लिए वह सब कुछ करना पाप करने के बराबर है। मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ, जीने के लिए और क्या चाहिए। जो भी हो, मैं पाप की कमाई को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नेकी की कमाई से ही मेरा मन शांत रहता है। पत्नी उनकी भावनाओं को समझते हुए चुप हो जाती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे कि एक दिन पंडित जी को एक दूर के गांव से पूजा पाठ का निमंत्रण मिला। वह गांव काफी दूर था। सारा काम निपटाकर पंडित जी वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ता बहुत ही लंबा था, इसीलिए पंडित जी को भूख सताने लगी। चलते चलते पंडित जी राजा के महल के पास से गुजरे। पंडित जी को पता चला कि महल में हर समय भूखे लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था रहती है। पंडित जी ने सोचा, क्यों ना मैं भी यहीं पर भोजन करता चलूं। यह सोचकर पंडित जी महल की तरफ चल पड़े। राजा के सेवकों ने जब देखा कि एक ब्राह्मण महल की तरफ आ रहा है, तो वह बड़े ही आदर के साथ पंडित जी को भोजन खिलाने के लिए ले आए। पंडित जी को भोजन के लिए बैठाया गया। एक थाल में उन्हें भोजन परोसा गया और साथ ही एक चांदी के लोटे में पानी दिया गया। पंडित जी ने पेट भरकर खाना खाया। अब पंडित जी की भूख शांत हो चुकी थी। मन ही मन पंडित जी राजा को आशीर्वाद देने लगे, जो कि इतना परोपकार का काम कर रहे हैं। खाना खाने के बाद जब पंडित जी वापस चलने लगे, तो उनकी दृष्टि चांदी के लोटे पर पड़ी। कुछ क्षण उन्होंने चांदी के लोटे को देखा तो उनके मन में लालच आ गया। पंडित जी ने वह लोटा उठाया और सबसे नज़र बचाते हुए अपने कपड़ों में छुपा लिया और चुपचाप महल से बाहर निकल गए। शाम ढलते ढलते थके हारे पंडित जी अपने घर पहुंच गए। दूसरी तरफ राजमहल में राजा के कर्मचारियों को जब यह पता चला कि एक चांदी का लोटा कम हो गया है, तो कर्मचारियों ने यह बात राजा को बताई। राजा को जब इस चोरी के बारे में पता चला, तो वह बहुत ही हैरान हुआ कि आखिर चांदी का लोटा कैसे गायब हो गया। कौन हो सकता है जिसने यह लोटा चुराया होगा। महल में तो हर समय बहुत से लोग खाना खाने के लिए आते हैं और जाते रहते हैं। सेवक कहने लगे, महाराज, जब इतने लोग महल में खाना खाने के लिए आते हैं, तो हर व्यक्ति पर संदेह करके उसकी तलाशी लेना संभव नहीं है। फिर भी राजा ने आदेश दिया कि इस मामले की जांच की जाए कि आखिर चांदी का लोटा कहाँ गया। राजा के मंत्री ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम हुआ कि चांदी का लोटा कौन लेकर गया है। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। इधर तीसरे दिन जब पंडित जी ने उस लोटे में पानी पिया,
तो लोटे को देखकर उनके मन में बहुत ही पश्चाताप होने लगा कि उन्होंने इतने परोपकारी राजा के महल में चोरी जैसा अपराध किया है। उनके मन में गलानी होने लगी कि मैंने इस अपराध की वजह से राजा के महल में आने वाले सभी लोगों पर संदेह कर रहे होंगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने निश्चय किया कि वह इसी वक्त महल में जाकर राजा का लोटा वापस लौटा देंगे। पंडित जी ने वे चांदी का लोटा लिया और वापस महल की तरफ निकल पड़ा। महल पहुंचकर उन्होंने सैनिकों से सीधा राजा से मिलने की आज्ञा मांगी। सैनिक भी पंडित जी का सम्मान करते हुए उन्हें सीधा राजा के सामने ले गए। पंडित जी राजा के सामने पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं और इस समय वे चांदी का लोटा अपने थैले से निकालकर राजा को वापस कर देते हैं। चांदी के लोटे को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा को इस तरह हैरान होते देखकर पंडित जी ने कहा, महाराज, यह चांदी का लोटा मैंने चोरी किया था। खाना खाते समय मेरे मन में इसके लिए लालच उत्पन्न हुआ। इस लोटे को मैंने अपने कपड़ों में छुपा लिया और मैं इसे अपने घर ले गया। पंडित जी की यह बात सुनकर राजा के आश्चर्य की सीमा ना रही। वह सोचने लगा कि पहले तो पंडित जी ने लोटा चुराया और अब 3 दिन बाद वे चांदी का लोटा वापस करने आ गए। कुछ सोचकर राजा ने बड़ी ही विनम्रता से पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, यह बात हमें समझ में नहीं आई कि आपने यह चांदी का लोटा पहले चुराया क्यों, और अगर चुरा ही लिया था तो 3 दिन बाद इसे वापस क्यों करने आए। पंडित जी कहने लगे, महाराज, मैंने लोटा चुराया, इसमें मेरा दोष नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो कभी कोई चोरी की है, ना ही कोई अधर्म का काम किया। असल में दोष उस भोजन का था जो उस दिन मुझे राजमहल में खिलाया गया था। अवश्य ही आपका परोसा हुआ भोजन पाप की कमाई का था, इसीलिए मेरे मन में भी पाप उत्पन्न हुआ। क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। आपके खिलाए हुए भोजन से ही मेरे मन में मैल उत्पन्न हुआ। यह बात सुनकर राजा क्रोध में भरकर कहने लगा, पंडित जी, आप मेरे महल में आकर मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। मेरी कमाई पाप की कमाई है। आपकी बुद्धि कहीं भ्रष्ट तो नहीं हो गई। पंडित जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, महाराज, वह सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो कहा है वही सत्य है। आपके यहाँ खाए हुए अन्न से ही मेरे मन में पाप जागा और उस अन्न का असर मुझ पर 3 दिन रहा। इसीलिए तीसरे दिन उसका असर खत्म होते ही मेरे मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ और मैं लोटा लेकर वापस आपके पास आ गया। अगर मैं सच में ही चोर प्रवृत्ति का होता तो यह लोटा लेकर कभी भी वापस ना आता। मैंने आपको लोटा वापस कर दिया और जो सच बात थी वह भी आपको बता दी। अब आप जाने और आपका काम जाने। अब आप ही पता लगाइएगा कि आपके खजाने में पाप की कमाई कहाँ से आ रही है। यह कहते हुए पंडित जी वहाँ से वापस चले गए। पंडित जी की बातें सुनकर राजा का मन बहुत ही बेचैन हो उठा। राजा को भी आभास था कि पंडित जी जैसा ज्ञानी पंडित व्यर्थ में ऐसी बातें नहीं करेगा। शाम के समय राजा साहब ने अपनी परेशानी अपनी रानी को बताई। रानी ने जब सारी बात सुनी तो उसने भी चिंतित होकर महाराज को एक सुझाव दिया कि महाराज, आप अपना वेश बदलकर एक साधारण नागरिक का रूप धारण करके राज्य में घूमिए, तभी आपको इसका रहस्य पता चलेगा। महाराज को रानी का दिया हुआ सुझाव बहुत ही पसंद आया। अगली सुबह महाराज ने गांव के एक साधारण से आदमी का वेश धारण किया और अपने ही नगर में घूमने लगे। नगर में घूमते हुए रास्ते चलते हुए उन्हें एक आदमी मिला तो राजा उस आदमी के पास गया और उससे बातचीत करने लगा और कहने लगा कि अरे भाई, इस नगर का राजा तो बहुत ही धर्मात्मा है, बहुत ही अच्छा आदमी है। उसके महल में जो भी आता है वह भूखा वापस नहीं आता।
भगवान करे ऐसे धर्मात्मा की उम्र और भी अधिक लंबी हो। यह सुनकर फिर दूसरा आदमी कुछ गुस्से में आकर कहने लगा कि यहाँ का राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, ढोंगी है। वह बस अच्छा होने का दिखावा करता है। राजा ने कहा कि भाई तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? वह आदमी कहने लगा कि भाई और नहीं तो क्या, महाराज हमारे पूरे नगर से 2 गुना जो ज़्यादा लगान है वो वसूल करते हैं और अपना खजाना भरते रहते हैं। ऐसे पापी हैं। वह राजा जितना लगान निश्चित किया गया है उतना लगान वसूल करने की बजाय उससे दुगना जो लगान है वो वसूल करते हैं। यह सुनकर तो राजा के पैरों के तले से जो जमीन खिसक गई। राजा बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। इसी तरह से राजा वहां घूमते हुए और कई लोगों से मिला। उनके सामने वह अपनी यानी कि नगर के राजा की तारीफ करता, परंतु हर व्यक्ति राजा को कोस रहा था और यही कहता था कि राजा दुगना लगान वसूल करके अपना खजाना भरता है। इस तरह हर व्यक्ति राजा को पापी और ढोंगी बता रहा था। अब राजा को मन ही मन बहुत दुख सताने लगा कि उसे तो इस बात की जानकारी ही नहीं कि उसकी नाक के नीचे ऐसा जो षड्यंत्र चल रहा है कि जितनी लगान की राशि निर्धारित की गई है उससे दोगुना जो है वो लगान वसूल किया जा रहा है। उदास मन से राजा महल में वापस आ गया। राजा ने वापस आकर अपने जो राजसी वस्त्र पहने और अगली सुबह तुरंत महाराज ने आदेश दिया कि महल के खजाना मंत्री को उनके सामने पेश किया जाए। सिपाही उसी समय खजाना मंत्री को लेकर महाराज के सामने उपस्थित हुए। अब खजाना मंत्री से सीधा प्रश्न पूछा कि मंत्री जी, यह बात क्या सच है कि राज्य की जनता से दुगना लगान वसूल किया जा रहा है? लगान की राशि जो हमने निश्चित की थी उससे दुगनी राशि क्यों वसूल की जा रही है लोगों से, जबकि मैंने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। यह सुनकर मंत्री जी घबरा गए और उनकी आंखों से जो आंसू बहने लगे। मंत्री के सारे जो षड्यंत्र से जब पर्दा था जो वो उठ चुका था, तो राजा ने आदेश दिया कि खजाना मंत्री को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। अब राजा को यह बात समझ में आ गई थी कि पंडित जी के कहे हुए वचन बिल्कुल सत्य थे। मेरे खजाने में पाप की कमाई आ रही थी। राजा ने तुरंत यह घोषणा करवा दी कि प्रजा से इस साल लगान नहीं लिया जाएगा। इस वर्ष का लगान माफ कर दिया गया और साथ ही साथ अपने सिपाहियों को राजा ने आदेश दिया कि पंडित जी को पूरे सम्मान के साथ महल में बुलाया जाए। जब पंडित जी के घर जो सिपाही पहुंचे तो पंडित जी सिपाहियों को देखकर था जो वो घबरा गए कि शायद ये सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन जब सैनिकों ने बताया कि पंडित जी आपको महाराज ने बुलाया है, तो पंडित जी चुपचाप उनके साथ जो थे वो महल आ गए। अब महाराज ने महल में पंडित जी के आते ही उन्हें पूरे सम्मान के साथ था जो वो सिंहासन पर बिठाया और पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी, हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। आज तक हमने आपके जैसा पंडित नहीं देखा। आप बहुत ही ज्ञानी विद्वान पंडित हैं। आपकी कही हुई बात बिल्कुल सत्य थी कि मेरे खजाने में पाप की कमाई आ रही थी। अब पंडित जी ऐसी बातें सुनकर वो अब बहुत ही खुश होते हैं। अब राजा उस पंडित को अपना राजपुरोहित नियुक्त करते हैं और राजकाज के कार्यों में अब उस पंडित जी की सलाह ली जाती थी। अब पंडित जी को अपनी योग्यता और ज्ञान के आधार पर एक अच्छा पद मिल गया था। वे बहुत ही प्रसन्न थे। तब पंडित जी ने महाराज को परामर्श दिया कि महाराज, राजा का यह कर्तव्य है कि वह समय समय पर इस बात की जांच पड़ताल करता रहे कि उसके खजाने में आने वाला धन है जो वो पाप की कमाई का ना हो। आप स्वयं भी अपने मंत्रियों के कामकाज की निगरानी किया कीजिए, ना कि पूरी तरह से आंखें बंद करके उन पर विश्वास कर लें। राजा ने वचन दिया कि अब से वह स्वयं ही राजकाज के कार्यों में जो वो देखेंगे। उस घटना के बाद राज्य की जनता में महाराज के प्रति आदर का भाव था जो वो उत्पन्न हो गया
और पंडित जी ने घर पहुंचकर जब अपनी पत्नी को यह खुशखबरी दी तो वह बहुत ही खुश हुई। अब पंडित जी के घर की दरिद्रता जो थी वो समाप्त हो चुकी थी और वे राज दरबार में महाराज के सलाहकार और राजपुरोहित के रूप में कार्य करने लगे। महाराज भी इस बात से खुश थे कि पंडित जी के रूप में उन्हें एक बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति मिल गया है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। तो मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।